मैं आप सभी छात्र छात्राओं का सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम आप सबको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में बताएंगे। सबसे पहले इसमें हम आपको 9th में यह चर्चा है आपके सिलेबस में दो चर वाले एक समीकरण की, और यहाँ पर आपको दो चर वाले दो समीकरणों को पढ़ना है, युग्म को पढ़ना है, और 9th में एक समीकरण से संबंधित चर्चा है। तो देखो, दो चर, एक चर हो गया x और दूसरा चर हो गया y। ठीक, अगर इन दोनों चरों में एक संबंध, जो कि हमने मानक रूप में इस तरह से लिखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0, अगर इस रूप में कोई संबंध, द्विपक्षीय संबंध रहता है तो उसे हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। वही दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है, यानी इस रूप का संबंध, ठीक है, जिसमें x और y दो चर हैं। ठीक है, x और y, देखिए यहां पर लिखा ना कि दो चर x और y हैं। x और y में इस तरह का बनाया गया कोई संबंध ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0 के प्रकार के द्विपक्षीय संबंध दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, जहां पर a b और c, अब जैसे x y को आप क्या मानते हो, चर मानते हो, वेरिएबल मानते हो। x और y को आप क्या कह रहे हैं, वेरिएबल कह रहे हैं। तो यहाँ a b और c क्या है, ये सब रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। और आपने लेसन फर्स्ट, पहले लेसन में आपने जो है वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ाई कर लिया है, यानी सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह बनेगा वो क्या बन जाता है, वास्तविक संख्याओं का संग्रह हो जाता है। तो यहाँ पर a b व c वास्तविक संख्याएं हैं और एक शर्त इसके साथ में जुड़ी हुई है। अब जैसे देखो आप सब लोग ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0 है, इसमें अगर मैं a बराबर 0 रख दूं, तो जैसे ही a बराबर 0 रखूंगा तो ये पद हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और बी वाई प्लस सी, अब देखिए यहां पर केवल एक ही चर रह गया, इसीलिए शर्त यहां पर बताई गई कि a तथा b शून्य नहीं है। a और b दोनों शून्य नहीं है। अगर दोनों को, जैसे a शून्य नहीं है, b भी शून्य नहीं है, और साथ में दोनों को अगर शून्य कर दिया जाए तो यहाँ पर केवल और केवल ये कांस्टेंट बचेगा। ठीक है, तो इसीलिए यह बात सामने रख दी गई है कि अगर a या b कोई 0 रहेगा, ठीक ना, a b 0 बन जाते हैं, a बराबर 0 या a बराबर 0 b बराबर 0 हो जाता है, तो यह समीकरण, ठीक ना, दो चर में रह ही नहीं पाएगा। माने यहां पर भी जब आप 0 रख दोगे तो ये केवल c आ जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि a तथा b शून्य नहीं है। ठीक ना, a तथा b शून्य नहीं है। और इसी को दूसरे शब्दों में यहां पर यह कह दिया गया है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल 0। यानी देखो, अगर यहां पर कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर रखी जाएगी तो उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगी, और यहां भी कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर रखी जाएगी तो उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगी। तो अगर यहां पर ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, तो कभी भी 0 के बराबर नहीं आ सकता है। इसीलिए कहा गया, ये दोनों एक ही बात को प्रस्तुत कर रहे हैं कि a तथा b शून्य नहीं है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल 0। ठीक है, दोनों एक ही बात को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आपने देखा कि दो चर x तथा y में कोई इस प्रकार का संबंध, कैसा संबंध, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के प्रकार का द्विपक्षीय संबंध दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है। ठीक है, इसी को दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं, जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a तथा b शून्य नहीं है। ठीक है, इतना आपको ये ध्यान में रखना है। यही है
हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए शर्त। ठीक है, अब मैं आपको आगे ले चलता हूं, जिसमें मैं आपको एक दो चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है, ले करके उसके हल के बारे में चर्चा करने वाला हूं। ठीक है, आइए समझिए। देखिए यहां पर जैसे हमने एक सवाल, एक दो चर वाला रैखिक समीकरण ले लिया, दो चर वाला रैखिक समीकरण हमने ले लिया। देखिए दो चर वाला रैखिक समीकरण हमने ले लिया। अच्छा, कौन सा लिया? अभी देखो, जैसे हमने यहां पर 3x + 4y = 20 एक ले लिया हमने, ऐसे दो चर वाला रैखिक समीकरण 3x + 4y = 20। हमने यहां पर दो चर वाला एक रैखिक समीकरण ले लिया। अब आपने क्लास 9th में ये पढ़ा था कि अगर कोई इस तरह का दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया गया है तो इसका हल, ठीक है, बनाना आपको सिखाया गया है। 9th में आपके सिलेबस में है। यदि आपके पास नहीं भी होगा तो एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, आपका रिवीजन हो जाएगा। देखो इसको हल कैसे किया जाता है। समीकरण हल कैसे करते हैं? समीकरण 3x + 4y = 20। ध्यान से देखना विद्यार्थियों, जिनको नहीं याद है वो आप एक ही एग्जाम्पल से अच्छे से उनके दिमाग में बात बैठ जाएगी। आओ समझो, इसमें क्या किया जाता है कि y को, पहले ये जो समीकरण है, इस समीकरण में y को एक साइड में रखते हैं, ठीक है, और बाकी सबको दूसरी साइड में ले जाते हैं। तो यहाँ पर 4y = 20 - 3x आ गया। ठीक है, इधर +3x था, उधर जाएगा तो -3x हो जाएगा। अब देखो आपने यहां पर अगला काम क्या किया कि y = 20 - 3x/4 लिख दिया। ठीक है, भाई यहां पर 4 से गुणा था, जब इधर आएगा तो 4 से भाग लग जाएगा। अब इस तरह से आपको y का मान x के पदों में आपके सामने दिखाई देने लगा। अब क्या करना चाहिए आपको बस इतना सा काम करना है यहां पर कि आप x के कुछ ऐसे मान रखेंगे, ठीक है, जिन मानों को रखने से यहां पर y का मान आपको, ठीक है, पूर्णांक में मिल जाए। ठीक है, तो आओ समझते हैं। देखिए आपने पहला मान जैसे x = 0 रख दिया, तो y = 20 - 3 × 0/4। तो इस टर्म की वैल्यू 0 हो गई, 20/4 यानी कितना आ गया? 5। तो x = 0, y = 5। तो यह एक पॉइंट आ गया 0, 5। ठीक है ना। इसके बाद दूसरा इसी तरह से हम लोग ले लेते हैं, और आपको जैसा बताया गया है कि इसका ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2, ठीक है, बिंदु चाहिए। अब देखिए x की वैल्यू अगर आप 4 रख देते हैं, यहां पर ध्यान से देखेंगे, x = 4, यहां पर x की वैल्यू 4 रख दीजिए, तो y = 20 - 3 × 4/4। अब देखो क्या मिलेगा, 20 - 12/4, तो 8/4 यानी कितना आ गया? 2 आ गया। तो कोऑर्डिनेट क्या बना? पॉइंट क्या बन गया? पॉइंट बन गया आपका 4 2 4 2 4 2। ठीक है ना। तो इस तरह से आपने इसके लिए पॉइंट प्राप्त कर लिया 4 2। अब देखो क्या करना है, ये इसका हल हो गया। अच्छा, इसके 2 ही हल नहीं है, इसके इसी प्रकार से आप बहुत सारे मान बारी बारी से, जैसे आपने यहां पर x = 4 रख दिया, अब यहां पर आप x की वैल्यू कुछ और रख सकते हैं, जैसे आपने 6 रख दिया, या जो है आपने -4 रख दिया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, -4x की जगह पर रख दिया,
तो -3 गुणे -4 तो +12 आ जाएगा। और 20 और 12 32 हो गया, 32/4 से क्या मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा। तो इसी तरह से 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, बहुत सारे हल इसके प्राप्त किए जा सकते हैं। इसीलिए आप सबको याद होगा कि वहां पर एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ठीक है, कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों के कितने हल हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, क्या बताएंगे आप? असंख्य हल हो सकते हैं, बहुत सारे हल आप बनाते चले जाएं, ऐसे ही बनाते चले जाएं और आपको हल प्राप्त होता चला जाएगा। ठीक है, तो असंख्य हल हो सकते हैं इसके। ठीक, आपकी समझ में ये बातें आ गई ना? यानी x और y के बहुत सारे ऐसे मान प्राप्त होते चले जाएंगे और इन्हीं मानों को क्या कहा जाता है? ये देखिए, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया ना, इसी को क्या कहा जाता है? इस दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कहा जाता है। ठीक ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कहा जाता है। यानी ये जो पॉइंट आपको प्राप्त हुआ है, यही पॉइंट इस दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कहा जाता है। ठीक है, x बराबर 0 और y बराबर 5, यह इस समीकरण का एक हल हो गया। दूसरी बात, x = 4, y = 2, इस समीकरण का एक हल हो गया। आप अगर इन मानों को यहां पर रखोगे तो ये दोनों पक्ष बराबर में आ जाएंगे, दोनों साइड बराबर का आ जाएगा। जैसे 0, 5 इसमें रख के देख लो, 3x + 4y = 20, तो x माने आपने 0 रख दिया और 4 × y माने क्या हो गया? 5। अब देखिए, आपने देखा कि 20 = 20 आ गया ना, दोनों इक्वल आ गए कि नहीं आ गए? तो ये सभी जितने हल होंगे, ये सभी आप इसमें रखते जाएंगे तो सब इस समीकरण को संतुष्ट करते चले जाएंगे। तो आपने यह समझ लिया और देख लिया। अब मैं आपको आगे ले चलता हूं, ठीक है? इसका ग्राफ खींचना, यह भी क्लास 9th में आपके दिया गया है। इसका ग्राफ आप कैसे बनाते हो? देखो, सर्वप्रथम आप ग्राफ पेपर ले लेते हैं और उसमें x एक्सिस और ये y एक्सिस बना लेते हैं। यह ओरिजिन हो जाता है 0, 0, ठीक ना, मूल बिंदु 0, 0। इसके बाद इस तरफ 1 सेंटीमीटर, वो जो एक पॉइंट आपको दिखेगा तो वो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या लिख दिया जाता है? 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 मात्रक। ठीक है, और x तथा y दोनों अक्षों पर, ठीक ना, दोनों अक्षों पर, x तथा y दोनों अक्षों पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मात्रक। हम पढ़ दे रहे हैं, x तथा y दोनों अक्षों पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मात्रक, यही पैमाना हो गया। अब यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे देखे। अब ये पॉइंट्स आप इस पर दिखाते हैं तो देखिए 0, 5 ये x होता है और ये y होता है। तो x पर 0 ढूंढो, x पर 0 यहां है और y पर 5 जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये पॉइंट हमको यहां पर मिल जाएगा। अब दूसरा पॉइंट ढूंढेंगे, x पर 4 और y पर 2, तो x पर +4 जाओ यहां पर और y पर 2, तो पहले आप यहां से ऐसे जाएंगे और ये y पर 2 ऐसे आएंगे, ठीक ना। तो अब ये दोनों आकर के जहां पर मिलेंगे वहीं पर क्या होगा? वही पॉइंट हमारा 4, 2 हो जाएगा। अब देखो, इसको ऐसे मिला दिया जाता है, ये क्या बन गया? ये बन गया हमारे पास 3x + 4y = 20। इसका ग्राफ बन गया, ठीक, इसका आलेख बन गया, इसका चित्रीय निरूपण हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप प्राप्त करते हैं। तो आपने देखा यहां पर हल निकालने का तरीका, असंख्य हल बनेंगे
माने आप बनाते ही जाइए, हमें दो तीन बना लेते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए उसका इसी का ग्राफीय निरूपण। अब इतनी बातें आपकी क्लास 9th की रिवाइज हो गई, इतना आप क्लास 9th में पढ़ते रहे। अब मैं आपको आगे ले चलूं, इतनी बातों को ध्यान से आप लोग देख लीजिए, कोई दिक्कत तो ऐसे नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको ये कहूंगा कि इस प्रकार के कुछ एग्जाम्पल्स आपकी 9th की बुक में मौजूद हैं या क्वेश्चन मौजूद हैं, कम से कम तीन आप जरूर लगाइएगा, जिससे आपका ये पूरा रिवीजन हो जाए, ठीक है। हाँ, और तब आगे की चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। आइए आगे चलते हैं। मैं थोड़ा सा बगल हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं अब आगे चलता हूं। देखिए यहां पर हम लोगों की जो चर्चा है वो दो चर में रैखिक समीकरण युग्म की है, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की है, ठीक है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का कोई एक हम मानक रूप पहले लिखने चलते हैं। रैखिक समीकरण का युग्म मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं, मानक रूप। जैसे माना x तथा y दो चर हैं, ठीक है। तो ये पहला समीकरण हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0। ये हमारे पास एक चर हो गया, एक समीकरण हो गया दो चर वाला। और दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हमारे पास दो समीकरण हो गए, ठीक है। ये हमारे पास दो समीकरण हो गए। इन्हीं को कहा जाता है दो चर में रैखिक समीकरण युग्म। दो चर में रैखिक समीकरण युग्म, ठीक। दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखिए जैसे यहां पर हम इसका एग्जांपल बनाए, x माइनस वाई इज इक्वल 1, ठीक है। और 2x प्लस वाई इज इक्वल 5। आप इसको देख रहे हैं, ये दो समीकरण आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने ऐसे कर दिया तो आपको एकदम बिल्कुल उसी तरह से लग रहे हैं जैसे यहां पर दोनों समीकरण दिए गए हैं। ये मानक रूप है और ये आपका कोई एक क्वेश्चन है, इसी तरह से प्राप्त हो रहे हैं। अब देखो जैसे x है, a1 की जगह पर यहां पर क्या है 1 है, y के प्लेस पर b1 की जगह पे कितना है -1 है, c1 की जगह पर कितना है -1 है। इसी तरह से ये है a2 के प्लेस पर 2 है, b2 के प्लेस पर 1 है और c2 के प्लेस पर -5 है। तो देखिए इस तरह से आपको यहां पर दो समीकरण, ठीक है, मिल रहे हैं। अब आप और बात को समझिए, थोड़ा सा सोचिएगा। देखो इसमें अपने यहां पढ़ना कितना है, इसमें अपने लोगों को पढ़ना है सबसे पहले कुछ आपको शाब्दिक प्रश्न दिए गए होंगे, ठीक ना, वर्ड प्रॉब्लम्स, स्टेटमेंट दिया गया होगा। पहली प्रश्नावली जो 3.1 है एनसीईआरटी से, तो पहली एक्सरसाइज में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, शाब्दिक समस्या दी गई है। उस शाब्दिक समस्या का आपको यही समीकरण इस रूप में बनाना है। यानी क्या करना है,
आपको समीकरण बनाने के लिए पहली प्रश्नावली में 3 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक, और उसका जैसे ये हमने ग्राफ बनाया है, ठीक है, शाब्दिक रूप से प्रश्न दिए गए हैं, उसका आपको इसी तरह से समीकरण बनाना है, ठीक है, और उसका चित्र बनाना है, ठीक है। ये पहली प्रश्नावली में इस टाइप के सवाल दिए गए, ठीक। इसमें आपको ये चीज पढ़ना है। इसके बाद इसमें एक और चीज आपको पढ़ना है कि कोई 2 समीकरण दिए गए हैं, तो उनके हलों की संख्या, उनके सॉल्यूशन की संख्या, उनके कितने सॉल्यूशन बनेंगे। तो देखिए उसमें ये पहली चीज रही है, ये दोनों। इसके बाद दूसरे में हलों की संख्या, हलों की संख्या यानी कितने सॉल्यूशन बन रहे हैं। तो आपको कोई भी 2 समीकरण दिए गए होंगे, ऐसे पेयर दिया गया होगा, तो उसकी 3 तरह से, उसके ग्राफ 3 तरह के हो सकते हैं। या तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकता है, या तो पैरेलल लाइन हो सकता है, ठीक है, या तो कोइंसिडेंट लाइन हो सकती है, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर हो, ए बी और ये सी दोनों एक दूसरे को अतिव्याप्त किए हो, ढके हुए, ठीक है। इस तरह की तीन जैसे अगर यहाँ पर 2 समीकरण हैं तो यहाँ पर 2 रेखाएं बनेंगी। बोलिए, अभी एक समीकरण लिया था ना, 3x + 4y = 20, तो इसका इसके लिए एक रेखा बनी। अगर जब हम 2-2 समीकरण साथ में लेंगे, क्योंकि हमें अपने क्लास 10th में बस 2-2 समीकरण के बारे में पढ़ना है, तो जब हम 2 समीकरण लेंगे तो यहाँ पर 2 रेखाएं बनेंगी। अब वो दोनों रेखाएं, ठीक है, समझिएगा, दोनों रेखाएं या तो इंटरसेक्टिंग होंगी यानी एक दूसरे को काट रही होंगी, या तो एक दूसरे के समांतर होंगी, या तो दोनों एक दूसरे को अतिव्याप्त किए होंगे। तो ऐसी दशा में अपने पास 3 प्रकार के रिजल्ट आते हैं। इसका केवल एक हल होता है, इसका कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं। जब काटेगी ही नहीं तो कोई उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त नहीं होगा, जब उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त नहीं होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। और इसके असंख्य हल होते हैं, असंख्य, ठीक ना, इसके असंख्य हल, यानी जितने भी बिंदु पड़ रहे हैं दोनों में कॉमन है, तो सारे कॉमन पॉइंट इसके हल हो जाएंगे। यहाँ एक ही कॉमन पॉइंट है और यहाँ कोई कॉमन पॉइंट नहीं, यानी कोई यहाँ पर एक ऐसा बिंदु है जो दोनों रेखाओं पर है, जहां पर एक काट रहा है वह एक ऐसा बिंदु है जो दोनों रेखाओं पर, इसलिए इसका केवल एक हल होगा, ठीक ना। यहाँ पर इसका कोई हल नहीं होगा क्योंकि कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, ठीक है। और ये असंख्य हल होंगे क्योंकि जितने भी बिंदु हैं वो सबके सब एक माने दोनों ही रेखाओं पर मौजूद है। तो ये आपको हलों के बारे में पढ़ना है। इसके बाद तीसरा जो पढ़ना है उसमें आपके पास जो है कुछ विधियों के बारे में बात की गई है। एक ग्राफी विधि बात की गई है, ठीक है, ग्राफी विधि, दूसरी प्रतिस्थापन विधि, तीसरी निरसन विधि माने कैंसिल कर देना, ठीक ना, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, और चौथा आपका पढ़ाया गया है उसमें वज्रगुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम लोग जो है इसमें इतने सारी चीजों को, यानी 2 पॉइंट ये और 4 विधियां, ठीक ना, ग्राफिकल मेथड, ग्राफी विधि, ठीक है, दूसरा आपको हमने बताया प्रतिस्थापन, ठीक है, और तीसरा एलिमिनेशन और चौथा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो कुल 4 विधियों से आपको ये हल कराऊंगा, ठीक है। तो यही इतना आपको इसके बारे में पढ़ना है। तो ये हमने आपको आज एक इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब इसके आगे हम आप लोगों को, ठीक है, यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन ये हम आपको अब अगले दिन अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।